जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी एथिक्स आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। इसमें हमने इमोशनल इंटेलिजेंस और एटीट्यूड को खत्म कर लिया है और अभी हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। एक ही वीडियो लगेगा क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ये। सबसे पहले अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली उसको विजिट कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई एथिक्स में कितना लिखना होता है या फिर कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है कितना लिखना होगा, 2 पेज लिखने होंगे पूरे के पूरे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, और 3 पेज पूरे के पूरे अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अनुसार ये उसी की आंसर कॉपी है। तो भाई इतने वर्ड्स हम लिख सकते हैं, पहले पेज में 70, दूसरे में 80, तीसरे में 80। और ये कितनी, इसकी साइज कितनी रहती है? तो इट इज 21/15। ठीक है। और इवन आप अगर खुद लिख भी रहे हैं, कोई दूसरी बुक में भी लिख रहे हैं, इट इज फाइन, बट ध्यान क्या रखिए कि एक लाइन में आपके 5 से 6 वर्ड ही आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 4 आ रहे हैं, इट इज फाइन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, आपने ये नहीं देखा तो काइंडली विजिट कर लीजिएगा, तो आके आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी वैल्यूज है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने पहले देख ली है उसको हम अगेन एंड अगेन ना देखें। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एटीट्यूड ये रहा। देखो, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि अगर पहली बार कोई चीज देख रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि अगर किसी को जीरो आइडिया है तो भी उन्हें पता चल जाए कि ये क्या होता है। ओके। और हाँ, अगर भाई आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इफ यू वांट सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम वर्ड को ही तोड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, ये कैसा हो सकता है कि कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसके साथ प्रोफेशनल इंटरेस्ट में मुझे कोई भी इशू आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, राइट। तो हम हमेशा यही करते हैं ना कि कोई ना कोई हम स्कॉलर की या फिर कोई इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को अडॉप्ट करते हैं और उसी को लिखते हैं, क्योंकि इट्स वे मोर बेटर टू राइट इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन देन ओन डेफिनेशन। Okay, what is conflict of interest? So it is a situation of clash between private and public duty. First of all, हमारा यही हो गया कि it is clash situation between private interest and public duty. And then wherein, जहाँ पे primary interest unduly influenced by secondary interest, मतलब कि जो सबसे important बात है वो बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस होती है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट बात से उससे। ठीक है, मेरी इंटरेस्ट की बात चल रही है। ओके, ये किसने बोला है? सो सेकेंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट 2007। अभी देखो, अगर आपको पता नहीं है ना एआरसी है क्या, सो एआरसी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए इसको हम लेके आए थे। उसकी ऑलमोस्ट 15 रिपोर्ट्स हैं अलग अलग चीजों के में। उसमें जो फोर्थ रिपोर्ट है वो बात करती है एथिक्स इन गवर्नेंस की। ओके, सो सेकेंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट 2007, इट इज डीलिंग अबाउट एथिक्स इन गवर्नेंस। एंड इवन जो फ्रीक्वेंटली आता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें आप क्या कोट कर सकते हो? सेकेंड एआरसी सिक्स्थ रिपोर्ट, दैट्स इट। बाकी सेम टू सेम ही है। ओके, सो हम एआरसी की डेफिनेशन का यूज करेंगे। आप चाहो तो कोई और स्कॉलर आपको पसंद आ रहा है तो वो भी यूज कर सकते हो, बट मुझे सबसे अच्छी इनकी लगी थी। एक और आप यूज कर सकते हो, ओईसीडी की डेफिनेशन है, वो भी अच्छी है, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेशन आपको पता चल गई है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? यूजुअली हर एक साल में एक आता है। ठीक है, हर एक साल नहीं, अल्टरनेटिव ईयर्स में एक आता है। बट अगर हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रेडी है तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि ये सबसे इजी होता है, मतलब रेडीमेड ही क्वेश्चन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स: रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव रिटन COI इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रियल मीन्स डेफिनेटली वो मेरे इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है। लाइक इफ आई एम गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू माई रिलेटिव, it will violate my conflict, right? Sorry, interest, right? Then apparent conflict of interest. अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्वेश्चन मैं बोलूं कि ना आए, समझो अगले साल इसका क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन में ये जो वर्ड्स हैं
ये जो थ्योरीज है वो बहुत ही काम आएगी, और पर्टिकुलरली इन केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, एथिकल डिलेमास होता है ना, इट इज क्वाइट सिमिलर टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? Let me tell you what is difference between conflict of interest, ethical dilemma and cognitive dissonance. ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो तो आपको पता चल गया कि भाई मेरे जो इंटरेस्ट है, जैसे कि प्राइवेट इंटरेस्ट मेरा जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है किससे, पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, ये दोनों में इंटरेस्ट है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई से आपको इंटरेस्ट पता चल रहा है, ओके। फिर है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या है कि दो चीज राइट हो सकती है, इट इज चूजिंग बिटवीन राइट वर्सेस राइट, कि कौन सा सही ज्यादा सही है, क्या मुझे करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई चीज राइट है या फिर कोई चीज रॉन्ग है, पर मेरी अथॉरिटी ने मुझे बोला है कि आपको यही करना है और यही जरूरी है, सो ये भी एथिकल डिलेमा है, ठीक है। सो चूजिंग बिटवीन टू मॉरल थिंग्स, it is considered as ethical dilemma. And where we are discussing conflict of interest, what we are doing, we are choosing between two interests where primary interest is unduly influenced by secondary interest. Then comes cognitive dissonance. Cognitive dissonance मतलब मेरे जो beliefs है, मतलब जो मेरा भरोसा है कि ये चीज अच्छी होती है, ये चीज बुरी होती है, it is in conflict with my doing, my act, action लिख दो, ठीक है, action would be better. So my thinking or my belief is not in line with my actions. So what will I feel? I feel remorse. I feel guilt, right? मतलब वही है कि भाई अगर मैं जो सोच रहा हूँ मैं उससे उल्टा कर रहा हूँ तो मुझे मजा नहीं आएगा ना। जैसे समझ लीजिए कि मेरी सोच है कि मुझे कोई पर्सन नीड में है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, पर मुझे अभी काफी लेट हो रहा है और अगर मैं पहुंचा नहीं तो हो सकता है कोई पॉलिटिशियन का कोई प्रोग्राम है, उसको मैं मिस कर जाऊंगा और मेरी ड्यूटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जल्दी से जल्दी प्रोग्राम में पहुंचो भाई। तो मेरा एक्शन क्या है कि मैं हेल्प नहीं करता हूँ, तो मुझे अंदर से क्या होगा, बुरा लगेगा ना। आई फील गिल्ट दैट आई शुड हैव हेल्प हिम। सो इट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस दैट माय एक्ट एंड माय बिलीव्स आर नॉट इन लाइन। ओके, so I hope you got it. Interest, dilemma, and cognitive dissonance. And when you are writing your case study, particularly case study, उधर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप बार बार एक चीज नहीं लिखोगे ना, अलग अलग चीज लिखोगे। उधर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा और बताओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखो आप फालतू भी लिख सकते हो बट उससे पास नहीं होंगे हम। चलिए अगेन बैक टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, okay, so real conflict of interest we have discussed. There is definitely violation of interest. Then apparent. Apparent means there is not actually a violation of interest. मतलब कुछ बुरा हुआ है नहीं अभी तक, बट ऐसा लग रहा है कि शायद हो गया होगा क्या। मतलब जो ऑब्जर्वर है, सामने वाला कोई पर्सन है, उसको ऐसा लगता है कि नक्की कोई ना कोई तो झोल है। समथिंग इज डेफिनेटली फिशी। लाइक एज अ डीएम मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ या फिर पास करता हूँ जिस कंपनी में मेरी वाइफ वर्क कर रही है। सो इट इज सस्पिशियस ना, क्या मेरा कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, मेरा इंटरेस्ट वायलेट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इवन व्हेन ऐसा भी समझो कि हुआ ही ना हो, वो कंपनी जेन्युइनली बहुत अच्छी हो, तो भी गलत बात है ना, कि हमें लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो लोचा जरूर होगा। तो हुआ नहीं होता है, बट जो सिचुएशन होती है वो हमें सस्पिशियस लगती है कि कुछ तो डेफिनेटली गलत हुआ है। देन कम्स पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली अभी हुआ नहीं है, ना ही ऐसी सिचुएशन लग रही है, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मुझे कोई कंपनी से लेटर आया हुआ है कि भाई आप जब रिटायर हो जाओ तब आप हमारी कंपनी में ही आ जाना, हम आपको 10 लाख रुपए सैलरी देने वाले हैं। और मैं कोई भाई समझ लीजिए सेक्रेटरीट में काम कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं रिटायर होने से पहले कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, तो जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा कि वो कंपनी को वो फेवर करे, राइट? क्योंकि पोटेंशियल है ना, उसने मुझे लालच दे दी है कि भाई ऐसा हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ का, लिखने का जरूरत नहीं है, छोड़िए। समझ लीजिए इफ इसी को पकड़ते हैं सस्पिशियस, कि आई हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंपनी वेयर माय वाइफ इज वर्किंग।
सो देयर इज पॉसिबिलिटी, राइट, कि कुछ गलत होगा तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो पोटेंशियल इंटरेस्ट होगा। क्योंकि भाई मुझे बताते हैं, मेरे रिलेटिव बताते हैं कि नहीं नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और अगर मैं कुछ करूंगा तो हो सकता है मेरे रिलेशंस खराब हो जाए। So it is potential conflict of interest that it may it may create conflict of interest. It is not happening right now, but there is possibility that I will face some kind of conflict of interest in near future. Then personal फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, कि हाँ भाई ये मैं करूंगा। जज में हम बोलते हैं ना कि जज अगर कोई केस हैंडल कर रहा है जिसमें उसके ही रिलेटिव हैं तो पॉसिबली वो ये फेवरेटिज्म पे जाकर जा सकते हैं। या फिर जज को कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो हो सकता है जज नेपोटिज्म करें कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट करो क्योंकि मेरे पापा की अपॉइंटमेंट इसके पापा ने की थी। ये हमें ये जजेस में देखने को मिलता है। जब आप कॉलेजियन सिस्टम को थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर पॉलिटिकल या फिर पॉलिसी, जैसे कि बीसीसीआई जो रूल्स बना रही थी, अगर आप फॉलो करते हो क्रिकेट को और चेन्नई सुपर किंग्स को जानते हो, MS धोनी की टीम को, उसके जो हेड थे वो थे श्रीनिवासन, ठीक है। उसी टाइम जो श्रीनिवासन थे वो किसके हेड थे, तो बीसीसीआई के हेड थे। तो ऐसा बोला जाता है कि बीसीसीआई रूल बना रही है, उसी टाइम पे वो जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो अपनी टीम भी होल्ड कर रही है। तो ये तो गलत बात है ना भाई, कि ये तो वही हो गया कि भाई रूल भी मैं ही मंत्री, मैं ही राजा, तो मैं रूल कैसे बनाऊंगा जो मेरी टीम को फेवर करेंगे, डेफिनेटली, राइट। ओके, तो ये हो सकता है। इसकी वजह से श्रीनिवासन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगे थे, केसेस भी चले थे। ओके, तो ऐसी पॉलिसी बनाना जो कि बेनिफिट करे मुझे खुद को या फिर मेरे रिलेटिव को या फिर कुछ भी, ठीक है। इसमें आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई एज अ सेक्रेटरी आई एम फेवरिंग अ पॉलिसी दैट मे हेल्प मी इन अ फ्यूचर और माय रिलेटिव्स राइट नाउ। फाइनेंशियल मॉनेटरी स्टेक्स मेरे जुड़े हुए हो, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं उसको दूं जिस कंपनी में मेरे खुद के शेयर हो या फिर मेरे रिलेटिव के शेयर हो। फिर मॉरल, लो ने तो हाँ बोला है कि आप कर सकते हो, बट एथिक्स ने मना किया हुआ है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट गिफ्ट, जैसे एज अ सिविल सर्वेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट, राइट, but there is limit, like you can accept gifts of 100 rupees, 200 rupees, not directly monetary rupees, like some kind of chocolates, right, you can accept that, but ethically it is not right, right, because there is chances of potential conflict of interest. If someone is gifting me something, there must be some hidden intentions of that person, right, so it is not good. Then post career conflict, right, जो हमने डिस्कस कर लिया कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूंगा, उसके फेवर में मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्रेटरी शेप्स द पॉलिसी इन फेवर ऑफ कंपनी ही विल वर्क सून आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है। इट्स अ सिचुएशन कॉल्ड एज रिवॉल्विंग डोर। लेट मी राइट हियर, आई हैव मिस्ड इट। रिवॉल्विंग डोर कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, रिवॉल्विंग डोर, ओके, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। तो ये उसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अभी फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, अभी ना मुझे ये बता देना बस कि आप चाहते हो ना मैं डिस्कस करूं। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर पे जंप करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन ने ये देखा ही नहीं है तो भी उसे पता चलना चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए। आवर सीरीज इज वर्किंग टू जीरो टू हीरो, राइट। ओके, फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है मतलब पर्सनली, इनडायरेक्ट होता है मतलब रिलेटिव को, फाइनेंशियल मनी इन्वॉल्व हो, नॉन फाइनेंशियल मनी इन्वॉल्व ना हो बट कुछ और हो, जैसे कि कोई फेम है, सोशल रिकॉग्निशन है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स है, पॉजिटिव विसल ब्लो कर देना, नेगेटिव फेवरेटिज्म को फॉलो करवाना, ठीक है। ये फॉर्म्स हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। ओके, फिर थियोरीज में देखते हैं कौन सी थियोरीज यहाँ पे वायलेट हो रही है। सो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ कांत जो फोकस करता है ड्यूटी पे ना कि सेल्फ इंटरेस्ट पे। तो आप जब भी इसका काउंटर व्यू लिखना हो या फिर उसके अंदर भी लिखना हो, आप इस थ्योरी को कोट करोगे ही। देखो हर एक आंसर में इनमें से कोई थियरी जानी ही चाहिए। जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहे हो साथ साथ केस स्टडी में तो ये सारी जानी चाहिए। अगर आप डाल सकते हो तो केस स्टडी में तो हो सके उतनी थियरीज डालो। ये तो मैंने 4 ही लिखी है, ऊपर भी हमने डिस्कस की हुई है, ये डालो, ठीक है। डियोंटोलॉजी, ड्यूटी ऊपर है सेल्फ इंटरेस्ट से। यूटिलिटेरियन, ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर्स, पर्सनल गेन नहीं, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा है। वर्च्यू एथिक्स,
ऑनेस्टी फेयरनेस एरिस्टोटल के द्वारा बताई गई। थियोरी ऑफ जस्टिस में अनफेयर एडवांटेज कोई नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। थियोरी ऑफ जस्टिस रोल्स की आपको उम्मीद करता हूं पता होगी, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। इट्स लाइक अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, फेयरनेस प्रिंसिपल एंड जस्टिस एज अ कोर। ओके ओके, देन डैमेज क्या करता है? डैमेज इज डन बाय conflict of interest. First casualty is impartiality is violated. Impartiality क्या होती है कि मैं किसी भी चीज को सॉरी किसी भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, उसके प्रति मैं टिल्टेड नहीं हूँ, उसको मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्पार्शियल हूँ, सबके प्रति मैं न्यूट्रल हूँ। तो इम्पार्शियलिटी तो सबसे पहली कैजुअलिटी हो जाएगी। इंटीग्रिटी वायलेट हो जाएगी। ऐसा समझो कि जो मेरा मोरल कंपास है वो ब्लर्ड हो गया, विजन ब्लर्ड हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ होगा ना, आप खुद सोचिए कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो और आपको पता चलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके चाचा मामा किसी का है, ठीक है। और इवन व्हेन यू नो कि वो पर्सन बहुत जेन्युइन है, सही ही पर्सन है, क्योंकि आप तो रिश्ते में आप जानते हो, अभी अगर आप उसको पास कर रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा समझो कि वही चाचा जो मामा जो भी है उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे एक्शन लोगे? क्योंकि एक बाजू आपको क्या होगा, रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बीमार है उस वक्त आपको उसके सपोर्ट करना है, और एट द सेम टाइम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपकी क्या बोलेगी कि काम ठीक से नहीं हो रहा है तो आपको इसको लताड़ना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा। तो ये हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटीग्रिटी मेरी ब्लर हो रही है ना, यार क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बाजू ये करना चाहिए एक बाजू वो करना चाहिए। ओके ओके, लेट फॉर इंग्लिश, ठीक है। इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ आई एम गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू माय अंकल दैट and I have passed it. Suddenly, after the contract, after some time, he felt seriously ill, and now work is not doing very well. So, as a professional integrity, what should I do? I should punish him that you are not doing your work as you should be. But as a relative integrity, what should I do? I should support him because he is in need. So it is a situation of conflict of interest that my personal integrity is saying me to help him and my professional integrity is saying me to punish him. And it is creating apparent conflict of interest and potential conflict of interest as well, right? Okay. So integrity makes blurred compass. That's conflict of interest is violation my moral compass. Okay. Then transparency. So transparency takes place of shadows and secrets. क्योंकि हो क्या रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी थी वहां पे, अभी क्या होने लगा है, छुपाने लगे हैं लोग अपनी बातें, सीक्रेट्स रखने लगे हैं शेडो में कि पता ना चले तो रहने देना, दिखने मत देना। ये अकाउंटेबिलिटी मैं अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा हूँ, ऊपर से टेक्निकलिटीज को ब्लेम कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल आप लिख दो, मोरबी ब्रिज, जो मोरबी में ब्रिज हुआ था, मोर देन 100 पीपल्स की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व थी, पर सबने क्या किया, टेक्निकलिटीज को ब्लेम किया कि यार ये तो इसका था, ये तो इसका था, ये तो उसका था। पर कायदे से डायरेक्टली किसी को पनिशमेंट नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिली जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थी। पर मिलनी किसको चाहिए थी? कंपनी को तो मिले ही मिले, साथ में जो अथॉरिटीज है उनको भी मिलनी चाहिए थी, पर नहीं मिली। देन कम्स पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी देन कम्स फेयरनेस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट, लॉयलिटी डिवाइड हो जाएगी पर्सनल और पब्लिक फेयर स्फीयर में। पब्लिक ट्रस्ट, इम्पॉसिबल गवर्नेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक का ट्रस्ट ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? ठीक है, ये किसको फीड करेगा? तो सिनिकल एटीट्यूड को फीड करेगा। एक काम करो, हम ना यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए ना, यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोड कर देते हैं। अरे नहीं, तो जरूरत नहीं है, आप खुद एग्जाम्पल बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बना दूंगा तो आप खुद क्या करोगे। चलो कोई बात नहीं, नीचे वैसे मैंने लिखे हुए हैं। चलो, देन इट्स इरोड लेजिटिमेसी, ब्रीड सिनिसिज्म। सिनिसिज्म मतलब क्या होता है? देखो सिनिकल, यहाँ पे बताता हूँ आपको। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट जो भी कर रहे हैं उसके प्रति मेरा ऑपोजिट व्यूज होना कि ये तो बकवास ही कर रहे हैं, ठीक है। और सिनिसिज्म क्या होता है? तो ये एक आइडियोलॉजी होगी कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो बकवास ही है, जहां पे भी इज्म लगेगा वो एक आइडियोलॉजी को दर्शा रहा है। ओके, तो ये ब्रीड किसको करेगा, फीड किसको करेगा? सिनिसिज्म को फीड करेगा, सिनिकल एटीट्यूड को फीड करेगा। देन इनकरेजेस करप्शन,
harm long-term gain. Okay. So how should we treat it? Goal is not punishment but prevention. Okay. What are the ways? तो मैनेज, recognize, disclose, recuse, reform and resolve, यही आप कोट करोगे अपने केस स्टडीज में भी, साथ ही साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के आंसर में भी, इवन कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे भी। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए, जैसे कि यूके पार्लियामेंट ने मैंडेटरी कर रखा है टू रजिस्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इज एनीथिंग। रेक्यूजल, लाइक रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, कि कोई भी जजेस है उसको एज पर दिस वैल्यूज रेक्यूज कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए अपने केस को, कि भाई मैं इसको प्रिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये जो केस है वो मेरे बेटे का है, अगर मैं इसको प्रिसाइड करूंगा सो देयर इज चांसेस ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज चांसेस ऑफ, राइट। तो रेक्यूज कर दो, ऐसी कोई सिचुएशन है इसमें। एथिकल ट्रेनिंग करवाओ, जैसे लबासना में और मिशन कर्मयोगी के अंदर करवाई जाती है। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है कि भाई रिटायरमेंट के बाद थोड़े टाइम तक काम नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो रिटायरमेंट को बेनिफिट कर रहा हो, जैसे हेल्थ सेक्रेटरी पॉलिसी फॉर्म कर रहा था कोई कंपनी के लिए, राइट। फिर इंडिपेंडेंट एथिक्स और साइट रखनी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रोक्योरमेंट बोर्ड बनाइए, विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन कीजिए, हम करते भी हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट से। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कीजिए, यहाँ पे गोल्डमैन मॉडल आ जाएगा। फिर प्रोबिटी इन गवर्नेंस मेंटेन कीजिए। फिर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग, हाइपोथेसिस, लीगल कॉन्टेक्ट, राइट। फिर इशू इन्वॉल्वमेंट, कि आप खुद इस इशू में चले जाइए कि आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इट इज वे ऑफ मैनेजिंग इट। ओके, मैकेनिज्म क्या ऑलरेडी अवेलेबल है, लेजिस्लेचर के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर वो होल्ड करता है तो हम उनको हटा देते हैं। सिविल सर्वेंट के लिए एएसआई कंडक्ट रूल, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, और कॉर्पोरेट्स में सेबी नॉर्म्स है बहुत सारी जगह पे। ओके, कुछ कोट्स हैं जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, बाइबल का कोट है। पब्लिक सर्वेंट इज ट्रस्टी ऑफ पीपल एंड पब्लिक ऑफिसेस आर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट प्रिविलेज, जॉन रॉल्स। इन सब का कोट तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। व्हाट डज इट मीन? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, हियर टू मास्टर वी कैन कंसिडर इज अवर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड अवर पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, या फिर पर्सनल, सॉरी, प्राइमरी इंटरेस्ट और सेकेंडरी इंटरेस्ट, वी कैन नॉट सर्व टू मास्टर एट द सेम टाइम। ओके, देन पब्लिक सर्वेंट इज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब वी आर नॉट ऑनर ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, राइट, सॉरी, नॉट पब्लिक ड्यूटी, public properties or resources, right? We are trustee of it. For whom? For people. Okay, then last, John Rawls, or it is trusteeship principle, ठीक है। Then comes John Rawls, he's saying public officers are responsibility not privilege। इवन ना, अब सिर्फ इसमें ही नहीं, हर जगह पे ये जो कोट है उसका यूज कर सकते हो हम, मैंने ऊपर भी आपको बहुत सारे बताए हैं, उसका यूज करो आप। जरूरी नहीं है कि इसी आंसर में आपको ये लिखना है। एटीट्यूड का है वहां भी यूज करो, इमोशनल का है वहां भी यूज करो, किधर भी यूज करो भाई, प्रोबेबिलिटी किधर भी, अगर ये कोट आपको लिंक हो रहा है तो आप किधर भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, हमने ऑलमोस्ट 23 मिनट्स यही किया है। और हाँ देखो, नहीं समझाना हो तो मुझे बता देना, हम इसको स्किप कर देंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊं तो थोड़ा सा समझा दो। चलिए, okay, what is the question? Question is, public servant are likely to confront with issues of conflict of interest। okay, देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिमांड को कितनी पूछी गई है, कितने सेक्शंस है, उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, तो ये पहला हो गया, एकदम छोटा सा, पर ये हो गया कि हाँ भाई पब्लिक सर्वेंट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आती है। ओके, ये होता है। दूसरा, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, अभी मैं पेन यूज करता हूँ, रुकिए, ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन है, एकदम छोटा सा डायमेंशन। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, ये मेन सेकंड डायमेंशन है। एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कैसे ओरिजिन होती है, ठीक है, कैसे हमें दिखती है, क्यों दिखती है। ओके, प्रकट होना, प्रकट होना, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर देन इफ फेस विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, हाउ विल यू रिजॉल्व इट? ये थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया। How you resolve it? तो ways to manage and explain with an example। ओके, ये हमें बताया है कि ये जो ऊपर बताओ वो एग्जाम्पल के साथ बताना, ऐसे ही मत बता देना।
सबसे पहले हमारी डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर ही बताई है वही की वही लिखेगी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस क्लैश बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट वेयर एंड प्राइमरी इंटरेस्ट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंडरी इंटरेस्ट, सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट 2007। ओके, और अगेन फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप लिख रहे हो तो जो मेन चीज है उसको बॉक्स में डालिए और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको ही हाईलाइट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया प्राइमरी इंटरेस्ट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन की है, आप चाहो तो बॉक्स भी बना सकते हो, अप टू यू। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बनेंगे। कैसे मुझे पता था? क्योंकि मैंने 1 2 3 4 सेक्शंस तो देख ही लिए थे, मतलब 4 बॉक्स तो है, तो अभी ज्यादा बॉक्स नहीं बनाते हैं। ये खुद आपको अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए लिखते वक्त कि हाँ ऐसा होगा भाई। और ये कब होगा? जब आप क्वेश्चन को ठीक से समझ जाओगे, तो आप समझ जाओगे मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थर्डली, आगे, पब्लिक सर्वेंट लाइकली टू फेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो पहली लाइन थी उसको बता दिया। क्यों? क्योंकि सेंट्रलिटी ऑफ रोल है, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी होती है, परसेप्शन होता है इम्प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए अभी देखो हल्की सी ना मैं यहाँ पे मिस्टेक बताता हूँ मेरी, ये आप मत करना, ठीक है? मैंने भी कर दी है, मैं खुद दूसरी बार देखता हूँ ना तब मुझे पता चलता है, इवन वीडियो में ही पता चलता है। देखो इतनी जगह मैंने खाली रख दी, ये नहीं होना चाहिए, इससे इंप्रेशन खराब होती है। इससे बेहतर क्या था कि मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड लिख देता, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिखता। वन में सिर्फ इतना लिख दो ना, पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रस्टी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेहतर रहता, तो ये जगह यूटिलाइज हो जाती ना तो बुरा नहीं दिखता, राइट? चलिए आगे देखते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या था? मैनिफेस्टेशन, कैसे हमें दिखता है। ये देखो ये एड्रेस हो गया, ये भी एड्रेस हो गया, अभी ये है मेन, क्योंकि ये तो पासिंग लाइन है ना, रेफरेंस है, तो रेफरेंस को मैं छोटा सा ही लिखूंगा, ये हमें खुद दिमाग में रखना है। रेफरेंस को बस एक गो थ्रू लाइन लिख देनी है। इवन मैं यहाँ पे पूरी ऐसे लाइन ही लिख देता कि ये ऐसे है तो भी चलता और अच्छा भी दिखता वो भी। चलो अभी मैनिफेस्टेशन, तो वही पॉलिसी बायस आ सकता है कि अगर मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, जैसे कि पॉलिसी बना देना जो मेरे रिलेटिव को जो भी शेयर होल्डिंग है उसको हेल्प करे उस कंपनी में। जैसे मेरे रिलेटिव ने कोई फार्मा कंपनी के भाई शेयर लिए हुए हैं, और एज अ चीफ सेक्रेटरी या फिर हेल्थ सेक्रेटरी मैं वैसी पॉलिसी बनाता हूँ जो कि उस फार्मा कंपनी को पर्टिकुलरली हेल्प करेगी, तो फायदा है ना। और ये शेयर ऐसा नहीं है कि 2 3 शेयर लिए हुए हैं, हजारों की क्वांटिटीज में होती है, बड़े बड़े लोगों की बातें। फिर है पर्सनल मोरल मायोपिया हो सकता है। मायोपिया क्या होता है भाई? आंखों का इन शॉर्ट नहीं दिखना, ठीक है, ठीक से आप देख नहीं पाते हो। यहाँ पे मोरल मायोपिया मतलब क्या है कि मोरालिटी आप ठीक से नहीं देख पाओगे। ऐसे वर्ड को आपको यूज करना है तो अच्छा लगेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो क्या होगा उससे? नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हो सकता है, जैसे कि अनएथिकल लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या होता है? कोई एग्जाम एग्जाम नहीं देनी है, बैक डोर से अचानक से कोई एक बंदे की जरूरत पड़ गई है, तो मैं पीछे से ही उसकी एंट्री करवा देता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन में। एग्जाम्पल देता हूँ कायदे से, ठीक है? समझ लीजिए कि मैं सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरिएट में कोई ऑफिसर की जरूरत है, और कभी एकदम इमरजेंसी आ गई है और अभी कोई दूसरा ऑफिसर एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट को बोलूंगा कि भी मेरे ध्यान में एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो भी यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, उसको यहाँ पे काम पे ले लेते हैं, फिर देखा जाएगा। तो मैं उसको को पहले कॉन्ट्रैक्ट में लेता हूँ, ठीक है, और फिर बोलता हूँ कि इसका काम तो बहुत ही अच्छा है भाई, वाह वाह क्या कमाल कर दिया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसको फिक्स करवा देता हूँ कि अभी ये यहाँ पे ही काम करेगा। तो ये होता है लेटरल एंट्री, कि बैकडोर से एंट्री करवा लेना। इवन यू विल बी शॉक टू नो यूपीएससी में भी ये लेटरल एंट्री होती है, ठीक है? अब देखना, ऐसा सर्च करना पर्सन हु इज हाईएस्ट विदाउट क्लियरिंग यूपीएससी, आपको काफी सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे मिलेंगे, पर वो तो अच्छे हैं, हो सकता है ना बहुत सारे बुरे भी होंगे। चलिए, पर्सनल मोरल मायोपिया, हाँ वो आईएएस नहीं बनाते, हाँ आईएएस नहीं बनाते, सॉरी, बट हाँ आपको ऑफिसर डेफिनेटली बना देंगे। इवन कुछ दिनों पहले मैंने ये भी देखा था कि कोई आईएएस बना हुआ है, बट वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट पर्सन है और वो पहले कोई एग्जाम क्लियर किए हुए थे, फिर प्रमोट हो के बने। ओके, लेट इट बी। पर इन शॉर्ट होता है लेटरेंटी, छोटे जो जॉब्स होती है वहां पे ज्यादा होती है, बड़ी जॉब्स में नहीं। देन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि मैं एक्सेप्ट गिफ्ट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर से, तो ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अपेरेंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, अपेरेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंपनी वेयर वाइफ वर्क्स, नॉट एक्चुअल मिसकंडक्ट हैपन बट सिचुएशन लुक्स सस्पिशियस, ठीक है। वेज टू मैनेज और रिजॉल्व इट, अभी देखो यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पे कंपनसेट कैसे किया है, मुझे पता चला कि यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है लिखने के बाद, फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बहुत छोड़ दी है, तो मुझे लगा ये काफी यहाँ पे जगह छोड़ी हुई दिख रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। मैं आपको बताता क्या हूँ, आपको लिखना कैसे है कि ये आपने लाइन लिखी और एग्जाम्पल लिखना है आपको ऐसे बीचों बीच में, ठीक है, इतने में एरिया में, ताकि दिखे कि हाँ एग्जाम्पल है, फिर वही यहाँ पे लाइन लिखी। ओके, पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले पेज में बहुत जगह छोड़ दी है, तो मैं क्या किया, एग्जाम्पल का देखो पैटर्न बदल दिया, क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने वर्ड खा लिए हैं, दूसरे पेज में मैंने एकदम वर्ड भर दिए। और ये आपको भी करना है, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना स्कोर कम हो जाएगा। आपने पूरा आंसर लिखा होगा पर चेकर को ऐसा लगेगा कि इसने तो भाई जबरदस्ती जगह बचाई है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो बस। ओके चलिए आगे क्या है, तो रिकॉग्नाइज, डिस्क्लोज, रिक्यूज, रिफॉर्म, रिजॉल्व, ये वे हो गया, यही हमारा वो स्ट्रक्चर में भी था, राइट, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। आगे वही का वही लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर एज पर एरिस्टोटल वर्च्यू एथिक्स, यूके पार्लियामेंट मैंडेटरी रजिस्टर, फिर रेक्यूजल, सिचुएशन पर्सनल बायस इन्वॉल्व है वहां पे, जज रेक्यूज कर दिए एज पर रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997, फिर एथिकल ट्रेनिंग टू मेंटेन मोरालिटी एंड अदरेंस टू एएसआई कंडक्ट ऑफ रूल्स, लबाशना मिशन कर्मयोगी, फिर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, अपहोल्ड ड्यूटी ओवर सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने सिविल सर्वेंट का एग्जांपल दे दिया, एम विश्वेश्वरैया, ड्यूटी कंडक्ट। एम विश्वेश्वरैया को आप नहीं जानते हो तो एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिए, हमने शायद एक दो बार बात की हुई है, बट आप जानिए, ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी एंड पर्सन विथ इंटीग्रिटी। अभी देखो मैंने यहाँ पे ऊपर जो बताया था ना, पूरा उसी का आंसर लिखा है, एरिस्टोटल को मैंने कोट किया, एएसआई रूल्स को कोट किया, फिर ये जुडिशियल वैल्यूज को कोट किया, और यहाँ पे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को भी कोट किया कि वेज कैसा है, ये वेज है। और आखिरी में हम क्या लिख रहे हैं, सिविल सर्विस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट प्रिविलेज, किसकी लाइन है, जॉन रॉल्स की, पर यहाँ पे हल्का सा चेंज है ना, तो मैं यहाँ पे रोल्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि लाइन तभी लिखते हैं जब आपको पता हो कि वही हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से मेरे पास जगह भी नहीं थी, आपको मैंने 10 बार बोला है, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के अंदर लिखना चाहिए, देखो ये मैंने बाहर लिखा है ना, इसके माइनस हो सकते हैं मार्क्स, तो ये नहीं करने का, ठीक है। ओके, दैट्स इट। और देखो मैं ये जो एग्जांपल लिखता हूँ ना, वो एट मैं टाइम सोचता हूँ, मतलब आंसर लिखते वक्त खुद मैंने सोच लिया और वही लिख देता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने आपको बताया उससे एकदम ही अलग एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप इवन उसको कंसिडर कर सकते हो कि अब इसको एडिशन कर दें, कि भाई जैसे कि ये लेटरल एंट्री है, वो मैंने बताया तो नहीं था, पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप उसको एडिशन में डाल दो कि हाँ भाई इसको मैं यूज करूंगा, जैसे कि एम विश्वेश्वरैया है, इसको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने नहीं बताया, पर यहाँ पे ऐड किया है, तो आप भी उसे ऐड कर लो। और अगेन सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत सारे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज वैल्यूज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भाई इंटेग्रिटी तो भाई उसका एग्जाम्पल, इम्पार्शियलिटी का उसका एग्जाम्पल, एम्पैथी सबका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन पार्टिशन, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। ओके, ये वैल्यूज है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज। फिर नीचे हमने वैल्यूज दी रखी है एज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन यहाँ पे दे रखी है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे गांधी जी, सेकेंड एआरसी और नोलान कमेटी। अब जब भी लिखते हो तो आगे पीछे इसका यूज करो, एज पर दिस और दैट, ये वैल्यूज हैं। ओके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। अभी देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे पूरा हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होगा उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी। और नहीं कर पाते हो तो सर मुझे टेलीग्राम पे बता देना, मैं इंश्योर करूंगा कि आपके भी सॉल्यूशन ला दूं। और पर्टिकुलरली याद रखना, इसका हम केस स्टडी में बहुत यूज करेंगे, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे दैट समवन इज वॉचिंग और लाइकिंग माय वर्क। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।